मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, ये दूसरे बच्चों की तरह चलता क्यों नहीं, अजीब अजीब आवाज़ें निकालता है, ऐसा लगता है अपनी दुनिया में गुम है, ये बार बार हाथों को क्यों हिलाता है, हर वक्त एक ही चीज़ को उठाए रखता है, उसी से खेलता रहता है। खुद करो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरी बात को समझ नहीं पा रहा। इन सब बातों का सिर्फ एक जवाब है कि आपका बच्चा स्पेशल है, आपका बच्चा ख़ास है और उसे ख़ास इलाज और ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। Oh no, this is big one. The last one, the small one. Oh, very good. दिस इज़ समारा खानज़ादा एंड रिहैब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। दुनिया में हम सब किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, मगर कुछ लोग ख़ास होते हैं और वो नॉर्मल लोगों के साथ चल नहीं पाते। ऐसे लोगों को हमारी तवज्जो की और मदद की ज़रूरत होती है। ऑटिज़म, इस लफ्ज़ से सिर्फ वही लोग वाकिफ़ हैं जिनका बच्चा ऑटिस्टिक है या फिर जो इस डिसेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। इस डिकेड का सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला चैलेंजिंग प्रॉब्लम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हर 5 में से पैदा होने वाला एक बच्चा किसी न किसी किस्म की लर्निंग डिसेबिलिटी या किसी न किसी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का शिकार होता है। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या वजूहात हैं, क्या अलामात हैं और हम इसे किस हद तक मैनेज कर सकते हैं। ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे की मेंटल एज उसके फ़िज़िकल एज के साथ मैच नहीं करती। बच्चे की सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन, इन सब में प्रॉब्लम नज़र आने लगती हैं। जिस एज में उसको चलना चाहिए, जिस एज में उसको बोलना चाहिए, 16 मंथ में उसको एक वर्ड बोलना चाहिए, इसी तरीके से उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट और उसकी फ़िज़िकल जो रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत गैप आ जाता है। अगर मैं बात करूं वजूहात की, तो बहुत सी रिसर्चेस काम होने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि इसकी कोई कंफर्म रीज़न है। इसकी वजूहात अभी तक अननोन है। अगर किसी की फैमिली में कुछ ऐसी हिस्ट्री रही है, यानी अगर वो डीएनए रिपीट हो जाए तो भी इसकी चांसेस बढ़ जाते हैं। मेल यानी कि लड़के बॉय में गर्ल्स के मुकाबले में ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर पेरेंट्स बहुत ओल्ड एज के हैं तो भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। You try to open it. Look. Okay. Yellow. और अगर बर्थ प्री टर्म हो, यानी कि 26 वीक में अगर किसी बेबी की बर्थ हो गई है तो भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको समझना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके साथ एसपीडी यानी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी शामिल है। हाइपर एक्टिविटी, पीकर डिसऑर्डर, यानी ऐसी चीज़ें जो ईटेबल नहीं है, बच्चा वो खाना शुरू कर देता है। टॉ वॉकिंग इसमें बहुत कॉमन है। अमूमन ऐसे बच्चों को स्लीप प्रॉब्लम होती है, सोने में मुश्किल होती है क्योंकि एक हाइपर एक्टिविटी का एलिमेंट इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उनको किसी एक काम पे फोकस कर सकें, वो बात को समझने के लिए तैयार नहीं होते। और सबसे ज़्यादा मुश्किल उस वक्त होता है जब ये बच्चे ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं कि आप समझ नहीं पाते। वो एक एको वाली आवाज़ निकाल रहे होते हैं, वो आपके अल्फाज सुन तो रहे होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग्स, वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो जिस तरह से वो परसीव करते हैं वो उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं। बिहेवियर पैटर्न ऑफ द बिहेवियर में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है उनका रेपिटेटेड बिहेवियर। या तो वो स्पिनिंग कर रहे होंगे, रॉकिंग, गोल गोल घूमना, किसी एक चीज़ को, ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वो ख़ुद को स्टिमुलेट करना चाहते हैं। इसी तरीके से वो अपने एक रिजिड रूटीन होती है उनकी, एक ही तरह का खाना, एक ही जैसी प्लेट में खाना, वो उस ड्रेस पर, उस किसी एक टॉय पर, किसी शूज़ पर, यानी उनकी जो फिक्सेशन है वो इतनी रिजिड होती है कि वो किसी एक रूटीन को चेंज करने के लिए तैयार होते ही नहीं है। डायग्नोसिस एंड टेस्ट के हवाले से ज़्यादातर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स इन पर अप्लाई किए जाते हैं। चाइल्ड ऑटिस्टिक रेटिंग स्केल यूज़ की जाती है, बिहेवियर चेकलिस्ट, जो कि मैं अपने क्लिनिकल सेटअप में जो यूज़ करती हूँ,
VSMS यानी कि मैच्योरिटी स्केल, फिर हम DSM क्राइटेरिया यानी APSA अप्रूव्ड डायग्नोस्टिक मैनुअल है जिसके ज़रिए हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं। फिर लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड हियरिंग टेस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, ये सब इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हिस्ट्री टेकिंग, इनके पेरेंट्स की और इफ़ेक्टिव प्लान तैयार किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ चाइल्ड। ये कस्टमाइज्ड होता है। इसको कैसे करना है, फिर हम वो फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है ना। बेशुमार इसके लिए टेक्निक, थेरेपीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ अप्लाई की जाती है। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, दिस इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निक जो कि सेट गोल्स और टारगेट होते हैं और स्पेशली ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे अप्लाई की जाती है। चैलेंजिंग बिहेवियर होते हैं, किस तरह से मेल्टडाउन एंड टेंट्रम बिहेवियर, बाइटिंग, हिटिंग, ये सारी चीज़ें इनको किस तरह से मैनेज किया जाए। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसकी मैनेजमेंट प्लान पर होगी और मैं 1 by 1 इसकी मैनेजमेंट प्लान पर बात करूँगी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। इजी टास्क है ना।